हेलो एवरीवन, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इग्नू के एग्जामिनेशन में 80+ मार्क्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भी मास्टर के मेन एग्जामिनेशन में। और आज की वीडियो में हम उस परसेप्शन को भी तोड़ेंगे जिसमें बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि इग्नू में अच्छे मार्क्स नहीं लाए जा सकते या इग्नू में पास होने के लिए हमें बहुत पढ़ना होता है। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी देखेंगे जिसने मास्टर में केवल 10-12 दिन पढ़कर अराउंड 80+ मार्क्स अचीव किए। तो आज हम उस स्टूडेंट की कॉपी के माध्यम से ये जानेंगे कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आंसर को हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और अपनी लिमिटेड नॉलेज को हम ठीक तरीके से कैसे प्रेजेंट करें कि हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो सके। तो ज़्यादा ना देर करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं उस स्टूडेंट की कॉपी जिसके माध्यम से हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उस स्टूडेंट की कॉपी है जिसने इसको इग्नू के माध्यम से PDF फॉर्मेट में मंगवाया है। और अगर आप लोग को ये जानना है कि इग्नू से अपनी आंसर स्क्रिप्ट कैसे मंगाते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो जैसे कि आप इस आंसर स्क्रिप्ट से देख सकते हैं कि इधर ग्रैंड टोटल को रिवील नहीं किया गया है, बट स्टिल इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। बट इधर आप ग्रेड मार्क्स के थ्रू इस मार्क्स को रिवील कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, पहले में आपको 30 मार्क्स मिले हैं, सेकेंड में 12 है, एंड देन थर्ड क्वेश्चन में भी 12 है, एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन में भी 12 मार्क्स हैं, एंड देन सिक्स क्वेश्चन में भी 12 है, जिसके साथ ही आपका ग्रैंड टोटल 78 मार्क्स हो जाता है, जो कि इग्नू में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और हमारे परसेप्शन के भी अगेंस्ट है कि इग्नू के एग्जामिनेशन मतलब हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो इस कॉपी को आप फर्दर एग्जामिनेशन करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली ज़रूरी होते हैं एक परफेक्ट आंसर के लिए। और हमें मतलब बेसिक पॉइंट जो कि हमें एग्जाम्पल के लिए आंसर को लिखते वक्त हमें उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और हमें मतलब किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है और आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव होते हैं। तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो किसी भी आंसर को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कभी भी आंसर को लिखने से पहले हमें उस आंसर को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहला इंट्रो, सेकेंड हमारा बॉडी होता है, एंड थर्ड हमारा कंक्लूजन होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आंसर को लिखते हैं एंड थ्रू आउट लिखते जा रहे हैं, उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, कहीं पे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे आंसर शुरू हो रहा है और कहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है। तो एक बहुत ही गलत इंप्रेशन होता है एक टीचर के सामने। तो उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। कितनी नॉलेज है ये मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है आप उस नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी लिटरेचर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, कवि का परिचय दे सकते हैं या आप कोट लिख सकते हैं, कोई कोटेशन के साथ स्टार्टिंग करेंगे तो एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग होती है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप किसी फैक्ट्स को डाल सकते हैं जो आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाता है, या थिंकर के बारे में लिख सकते हैं, थिंकर के व्यू पॉइंट्स डाल सकते हैं। एक स्टार्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका इंट्रोडक्शन ही होता है जो आपके पूरे आंसर की एक खाका टाइप प्रेजेंट कर देता है कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है और नॉर्मली भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली किसी विद्वान को कोट कर सकते हैं, किसी लेखक को कोट कर सकते हैं। तो ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो किसी एक आंसर को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। देन सेकेंड पार्ट हमारा आता है बॉडी। बॉडी भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप पैराग्राफ बना के कीजिए, यानी थ्रू आउट लिखते जा रहे हैं बट पैराग्राफ बनाइए। पैराग्राफ में भी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, पंक्तियाँ लिख सकते हैं, किसी भी आंसर से रिलेटेड किसी कवि की पंक्तियों को लिख सकते हैं और उन्हीं पंक्तियों को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे आपका आंसर भी परफेक्ट बनता जाएगा और नंबर भी यहीं से इम्प्रूव होते हैं। देन थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंक्लूजन। नॉर्मली हम इसको तो बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर देते हैं, हम कंक्लूजन पे कभी फोकस नहीं करते, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हमें किसी भी आंसर पे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे फॉलो होनी है, कैसे होंगी, इसको हम आगे आंसर स्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से उस स्टूडेंट ने इन सबको फॉलो करके अपने आंसर को प्रेजेंट किया और किस तरीके से मार्क्स को गेट कर पाए। तो उन पैटर्न को हम देखकर आगे सीखेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से। तो इसके साथ ही अपने पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए अपने इस कॉपी को एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे की गई है, यह नियम है उद्यान में पककर काया पलटिया काल है। सबसे पहले मेजर जो हमें फोकस करना है वो ये कि इधर एक लाइन छोड़ी गई है,
जो कि इंडिकेट करता है कि आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, किस तरीके से खोल खोल के एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका। सबसे पहले हेडिंग है संदर्भ, क्योंकि ये व्याख्या है। इस व्याख्या के अंदर लिखा गया है जैसे कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी साहित्य जगत में नवजागरण के पुरोधा। ये वर्ड नवजागरण। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, किस तरीके से अंडरलाइन किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी के नाम को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे भारत भारती जहाँ से लिया गया उस रेफरेंस को आपने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, या डिफरेंट पेन से आपने अलग से इंडिकेट कर दिया कि आपको ये बात पता है। देन सेकंड, प्रसंग लिखने के बाद भी एक लाइन को छोड़ा गया है। उसके बाद प्रसंग स्टार्ट किया। प्रसंग में कैसे स्टार्टिंग की गई है, काव्यांश में कवि अतीत खंड में देश की दशा को वर्णित कर रहा है। उसके द्वारा कहा जाता है कि उन्नति व अवनति दोनों नियम है, परंतु भारत के संदर्भ में यह कुछ विपरीत ही है। उस स्थिति का वर्णन करते हुए कवि द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। तो देखा कितने अच्छे से मतलब अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड अगेन एक लाइन का गैप। आगे जैसा कि हम देख सकते हैं इधर व्याख्या है, व्याख्या में कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, और थ्रू आउट द प्रोसेस आपको फ्लो नजर आएगा जब आप इसको आराम से रीड करके स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप इसको देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस आपको एक चीज़ फील होगी कि आप किस तरीके से अपने नॉलेज को प्रेजेंट करें, कि आपको एक फ्लो दिखाई देगा। यही तो भाषा की एक सुंदरता होती है कि आप अपने शब्दों को किस तरीके से पिरोते हैं। तो आगे जैसा कि ओके इसको सीधा कर देते हैं, तो आप इसको रीड करेंगे। उसके बाद इधर देख सकते हैं आप हेडिंग है काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य में जैसे कि आप देख सकते हैं पहला है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, बहुत ही प्रवाहपूर्ण उपयोग किया गया है। ये एक ऐसे मेजर पॉइंट्स है जिसको आप एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख पाते हैं। जैसे कि इधर सेकेंड पॉइंट है सरल सहज व जन सामान्य की को बोध होने वाली भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। और लयात्मकता संगीतात्मकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक बार हम पढ़कर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है और काव्य विशेषता बताने के बाद भी विशेष का वर्णन किया गया है, जिसके साथ ही इधर अगर हम मार्क्स को हाईलाइट करें तो 7+3 दे रखा है टीचर ने खुश होकर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपने ऊपर पूरा काव्य के साथ आपने काव्य सौंदर्य भी बताया, अपने प्रसंग संदर्भ हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन, और हर एक चीज़ के बाद एक लाइन को छोड़ करके इसको और सुंदरता दी गई है। तो जैसा देख सकते हैं आप इधर 7+3 और इसके साथ ही 10 मार्क्स इस व्याख्या में मिले, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। इस तरीके से आप सेकंड में भी देख सकते हैं, मैं बल खाता था मोहित सब में आ डोरा डाला, सब में आ डेरा डाला। तो संदर्भ है, संदर्भ में जैसे स्टार्टिंग की गई है प्रस्तुत काव्य छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो और कहाँ से लिया गया है, आंसू कविता से लिया गया है। इस तरीके से इन वर्ड्स को आप हाईलाइट करके और अच्छे से रिप्रेजेंट करके अपनी चीज को बहुत अच्छे से सौंदर्यता ला सकते हैं। इधर भी देखिए एक लाइन गैप दिया गया, उसके बाद प्रसंग स्टार्ट किया गया। प्रसंग के बाद फिर से वही व्याख्या, और आप इसको रीड करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि थ्रू आउट एक फ्लो बना हुआ है, एक अच्छा हिंदी साहित्य का जो सौंदर्य है वो पूरे व्याख्या में बना रहेगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे काव्य सौंदर्य दोबारा से मेंशन किया गया है, उसके बाद विशेष भी दोबारा से मेंशन किया गया है। काव्य सौंदर्य एक ऐसा है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे बातों से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाषा, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, आनंद छंद का बेहद सुंदर प्रयोग किया गया है। यही वो प्रिपरेशन होती है जो अंतिम दिनों में करके एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। और उसके साथ ही फिर दोबारा से एक लाइन का गैप एंड देन विशेष, और देख सकते हैं आगे इस क्वेश्चन में भी ऐसे किया गया, जैसे देख सकते हैं फिर से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, एक एक लाइन का गैप एंड आगे अगेन फिर वही काव्य सौंदर्य को एक्सप्लेन किया गया, विशेष को एक्सप्लेन किया गया, और इसके साथ ही इसमें भी 7+3 मिले, जो कि 10 मार्क्स हुआ। आगे देखते हैं, तो अब क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा के बारे में बोला गया, उनके कुछ विचारों का। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग की गई, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य जगत में नवजागरण, नवजागरण, और इधर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, एंड देन अगेन एक लाइन का गैप है। अब इसके बाद जो हमारी स्टार्ट हुई है, अब ये स्टार्ट क्या हुई है, बॉडी। तो आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में नवजागरण का विकास एक सुदृश्य परंपरा व प्रक्रिया के स्वरूप में हुआ है। तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से किया गया। एंड देन जिस चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो है आपका कि आप अपने विशेष में कुछ ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे उसकी सौंदर्यता आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप कुछ इनिशियल डेज में इन कुछ अपने काव्य को छाट करके उनको बार बार पढ़ सकते हैं। और आप जैसा कि देखेंगे इसी काव्य को इधर एक्सप्लेन किया गया है, और इसके एक्सप्लेन करने के साथ ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स भी मिले हैं। और आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इधर ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन के साथ ही इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। आगे अगर हम देखें, इधर भी एक पंक्ति का इस्तेमाल किया गया, उसी को ही आगे एक्सप्लेन किया गया। अगेन एक पंक्ति का इस्तेमाल किया गया, तो आप पंक्तियों का इस्तेमाल करके अपने उत्तर को बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि इधर देख सकते हैं। और ऊपर से इधर देखिए, इस क्वेश्चन में भी 12 मार्क्स मिले हैं, देख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त के काव्य से रिलेटेड। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या कर रखा है, सबसे आपने पहले एक्सप्लेन किया है किस चीज़ को, इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहला पैराग्राफ किस चीज़ को डेडिकेटेड है, आपका इंट्रोडक्शन को। एंड देन सेकंड पार्ट आपका क्या है, फिर से आपका बॉडी है। एंड बॉडी में आपने हिंदी साहित्य है, तो आपने क्या कर रखा है, सबसे पहले आपने कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, जो कि एक बहुत परफेक्ट आंसर बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जैसे हमने पंक्तियों को लिखा है, पंक्तियों को लिखने के साथ ही आप उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो इधर एक और पंक्ति का इस्तेमाल किया गया है, कोटेड किया गया है इसको यहाँ पर, आगे इसी को एक्सप्लेन किया गया है। और इसके साथ ही आपने अपनी नॉलेज को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो बस आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है, और जिसको याद करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसको आगे फर्दर में एलैबोरेट कर दूँगी। थैंक यू।